नमस्कार दोस्तों। इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम प्रारंभ कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत में हम स्टार्टिंग करेंगे यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन से। भारत में कौन सी यूरोपीय कंपनी कब आई, किस क्रम में आए हैं, जिस जिस तरह से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो जैसे हमने पुनर्जागरण में देखा था कि जो यूरोपीय नाविक थे उन्होंने अलग अलग भौगोलिक खोजें करी, जिसमें बार्थोलोम्यू डियाज को हमने पढ़ा था कि उन्होंने अफ्रीका के आखिरी छोर को खोजा था। इसके बाद वास्को डिगामा ने उसी रास्ते से होकर भारत के लिए एक व्यापारिक मार्ग कह सकते हो आप, समुद्री मार्ग की खोज करी थी भारत आने के लिए। क्यों? जो यूरोपीय लोग थे वो भारत के साथ उनका व्यापार बाधित हो रहा था, नया उनको व्यापारिक मार्ग चाहिए था, तो उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज करी। वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग की खोज करी थी। भारत में अगर यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात करें कि कौन कब आया था, तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं और सबसे आखिरी में भी यही जाते हैं, भगाना पड़ता है इनको। इसके अलावा डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, ये सब आते हैं। तो सबसे पहले भारत में अगर यूरोपियंस के आने की बात करें तो 1498 ईस्वी में पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए हैं और 1961 तक भारत में रहे हैं। भारत में 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय संचालित किया और फिर पुर्तगालियों से गोवा, दमन दीव वगैरह ये जो भी एरिया थे इनसे भारत सरकार ने अपने अंडर में लिए। यूरोपीय कंपनियों के अगर भारत में आने की बात करें तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली। और जो पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी थी उसका नाम था एस्तादो द इंडिया। 1498 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद आते हैं हॉलैंड वाले, जिनको डच कहा जाता है। इनकी कंपनी का नाम था वेरिंग दे ओस्ट इंडी से कंपनी, डच नाम है, तब ऐसे ही नाम रहते हैं। 1602 में स्थापित हुई थी। इसके बाद आती है अंग्रेज की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, 1599 ईस्वी में। एक और ईस्ट इंडिया कंपनी है डेनिश लोगों की, डेनमार्क की, ये 1616 ईस्वी में बनती है। और स्वीडन की कंपनी का भी नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो 1731 में बनती है। ये बहुत लेट हो जाते हैं। इसके अलावा एक फ्रेंच कंपनी है, कंपनीज देश इंडसे ओरिएंटलेस। ये ओरिएंटलेस का ध्यान रखना कि ये फ्रेंच कंपनी है। तो स्टार्टिंग हम करेंगे पुर्तगालियों से, जो सबसे पहले आए हैं उनको पहले पढ़ लेते हैं। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी का नाम एस्तादे द इंडिया, इसका ध्यान रखना है, एस्तादे एस्तादे द इंडिया, ये पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी थी। भारत में सबसे पहला अगर यूरोपीय यात्री या पुर्तगाली यात्री दोनों की अगर बात करें तो वास्को डिगामा सबसे पहले भारत आया था। समुद्र की मार्ग की बात करते हैं अपन, तो समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री या पहला पुर्तगाली यात्री दोनों की अगर बात करें तो वास्को डिगामा था। और ये अब्दुल मनिक नामक एक गुजराती पथ प्रदर्शक जिसको बोलते हैं, उसकी सहायता से भारत आया था। जो समंदर में रास्ते दिखाने वाले होते हैं वो व्यक्ति था, ये गुजरात का था, अब्दुल मनिक। और वास्को डिगामा को पुर्तगाल के शासक थे इमैनुअल, उन्होंने भेजा था। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि वास्को डिगामा समुद्री लुटेरा था, उसके कपड़ों से भी ऐसा ही लगता है, लेकिन उस समय जो पुर्तगाली लोग थे वो ऐसे ही कपड़े पहनते थे। तो जो पुर्तगाल का वास्को डिगामा था वो 17 मई 1498 1498 ईस्वी 1498 ईस्वी 17 मई को भारत आया था। कहाँ पे आया था? कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर इसने यूरोप और भारत के बीच में एक समुद्री मार्ग की खोज करी थी। और कालीकट है, इसको आज की तारीख में कोझिकोड बोला जाता है। इस समय यहाँ का शासक जेमोरिन था और जेमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। ऐसा कहा जाता है कि जब वास्को डिगामा कालीगढ़ बंदरगाह पे उतरा था तब वहाँ के शासक जेमोरिन ने उसका स्वागत किया था। जेमोरिन बेसिकली वहाँ के जो शासक होते थे उनकी उपाधि थी, जैसे राजा सुल्तान होते हैं ऐसे वहाँ पे जेमोरिन होता है। लेकिन उस समय वहाँ पे अरबी व्यापारी थे, उन्होंने इसका विरोध किया था, इसका वास्को डिगामा का।
जब ये वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर आया था और यहाँ से जब वापस गया था तो अपने साथ वो काली मिर्ची लेके गया था, जिसको गोल मिर्च भी बोला जाता है। तो ये काली मिर्च अपने जहाज पर लाद कर ले गया था। तो बताया जाता है कि जितना उसका इन्वेस्टमेंट था, जितने में उसने वो काली मिर्च खरीदी थी, उससे 60 गुना कीमत पर उसने यूरोप में उस काली मिर्च को बेचा था, या पुर्तगाल में उस काली मिर्च को बेचा था। तो जो बाकी वहाँ के पुर्तगाली व्यापारी थे, उन्हें भारत में और भारत के मसाले और काली मिर्च में इंटरेस्ट जगा। ये चीज़ भारत में इतनी सस्ती मिलती है और यहाँ पर इतना महंगे दामों में बिकती है। व्यापारी लोग थे, बनिए लोग, तो उन्होंने भारत से व्यापार करने में उनको प्रोत्साहन मिला। किससे? जो आपका वास्को डी गामा था उसकी इस यात्रा से। वास्को डी गामा के बाद आता है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ये दूसरा पुर्तगाली यात्री है जो भारत आया था, 1500 ईस्वी में आया था। और ये जो पेड्रो अल्वारेज है, ये इसने ब्राज़ील की खोज करी थी। अगर ये प्रश्न पूछ ले कि ब्राज़ील की खोज किसने की थी, तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ये भी कालीकट ही आया था। 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आता है और 1525 में तीसरी बार आता है। जब वो तीसरी बार भारत आता है तब वो पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया था और फिर यहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कोच्चि में उसको दफनाया जाता है, वहीं पे उसकी कब्र बनी हुई है। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री डाली थी। फैक्ट्री मतलब एक तरह से गोदाम होता है, ऐसा नहीं वहाँ कुछ माल बनता है, उसको फैक्ट्री बोला जाता है, व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी, कब बनाई थी, तो 1503 में बनाई थी। और कहाँ पर बनाई थी? तो कोचीन में बनाई थी। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखना है। पंद्रह सौ तीन ईस्वी में कोचीन में ये पहली पुर्तगाली व्यापारिक फैक्ट्री है। व्यापारिक फैक्ट्री या व्यापारिक कोठी, जो भी कहना चाहे। पुर्तगालियों में जब अब कंपनी आती है तो उनमें क्या है कि इनका एक गवर्नर होता है कंपनियों का, जिसको वायसराय कहते हैं। तो पुर्तगाली वायसराय की अगर बात करें तो पहला जो पुर्तगाली कंपनी का वायसराय था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक इसका समय रहता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये पहला पुर्तगाली वायसराय 1505 में आता है और रहता कब तक है? 1509 ईस्वी तक। क्या खासियत थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने? क्या किया? तो इसने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करी, जिसको शांत जल की नीति कहते हैं। क्या होता है ब्लू वाटर पॉलिसी? शांत जल की नीति, इसका उद्देश्य ये होता है कि भारत का जो व्यापार होता है उस पर मोनोपोली क्रिएट करना, एकाधिकार बनाना। और भारत पर अगर व्यापार का एकाधिकार बनाना मतलब कि यूरोपीय कंपनियों को यहाँ आने से रोकना, कुल मिला के यही है। तो भारत पर अगर एकाधिकार करना है तो जो जमीन वाला जो रास्ता था, जो मध्य एशिया से होकर आ रहा था, वो तो जब वहाँ ऑटोमन एम्पायर का शासन स्थापित होता है तब से वो रास्ता बंद हो गया व्यापारियों के लिए। तो इनको अब दूसरा ऑप्शन इनके पास क्या है? समुद्र का रास्ता, समुद्र पर नियंत्रण करना। तो पुर्तगालियों का उद्देश्य क्या था कि समुद्र पर कंट्रोल कर लो। इसको उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी कहा है, शांत जल की नीति की। ये समुद्र का पानी शांत रहेगा, अगर इसमें किसी को आना है तो हमसे अनुमति लेनी पड़ेगी। और इस नीति के अंतर्गत उन्होंने क्या करा कि जो भारत का जो तटीय क्षेत्र था, कोस्टल एरिया, समुद्र से लगा हुआ एरिया, वहीं पर अपनी व्यापारिक कोठियाँ बनाई, वहीं पर अपनी बस्तियाँ बनाई। उन्होंने भारत के आंतरिक भागों में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, कोई रुचि नहीं ली। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई भारत में आना चाहेगा समुद्र के रास्ते ही आ पाएगा। समुद्र के किनारे वाले जितने भी हिस्से उन पर इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करी। और अल्मीडा ने इसके अलावा चोल का युद्ध लड़ा था, जिसमें तुर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना के साथ वो लड़ा था 1509 ईस्वी में। और इस लड़ाई में जीत होती है किसकी? अल्मीडा की। और जब इस लड़ाई में उसकी जीत होती है तो जो दमन और दीव का जो क्षेत्र है
वो पुर्तगालियों के हिस्से में आ जाता है, उनके नियंत्रण में आ जाता है, उसको जीत लेते हैं वो। ये था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का कार्यकाल। दूसरा जो वायसराय आता है वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, 1509 से 1515 ईस्वी तक। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515। ये इसका समय है। और फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क कोई भारत में पुर्तगाली जो शासन है या साम्राज्य है उसका संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। और जो अल्बुकर्क है इसके साथ एक ट्रांसलेटर आता है जिसका नाम बारबोसा है। बारबोसा अल्बुकर्क का ट्रांसलेटर या दुभाषिया जिसको बोलते हैं, वो इसके साथ आया था। और यूसुफ आदिल शाह उस समय बीजापुर के शासक थे। तो अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह, उनसे गोवा को छीन लिया और जो भारत में जो पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र थे उनकी राजधानी बनाया। पुर्तगालियों का जो मुख्यालय था, व्यापारिक मुख्यालय, वो गोवा बना। इसके अलावा पुर्तगालियों ने धार्मिक न्यायाधिकरण स्थापित किए जिसको इनक्विजिशन कहा गया है। इनक्विजिशन। इंक्विजिशन ये धार्मिक न्यायालय होते थे। इसके अलावा इसने पुर्तगालियों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए जो पुर्तगाली नागरिक आए थे उन्होंने भारतीय महिलाओं से उनको विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया कि आप भारतीय महिलाओं से विवाह करो और पुर्तगालियों की जनसंख्या बढ़ाओ। इसके अलावा इसने गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। किसने? अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क की अगर और उपलब्धियों की बात करें तो 1511 में इसने मलक्का और हरमुज पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि पॉलिसी तो इनकी पहले से ही चल रही थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। तो जितने भी समुद्री नाकाबंदी होती है, पास होते हैं, जल डमरू वगैरह होते हैं, उनको कंट्रोल में लेना होता है। अगला जो मुख्य पुर्तगाली वायसराय है वो नीनो डी कुन्हा, ये 1529 में आता है, 1529 से 38 तक रहता है। और इसने, नीनो डी कुन्हा ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। और सेंट टोमे या सेंट थोमा भी बोलते हैं, जो कि मद्रास में है, और हुगली जो बंगाल में है। इसके अलावा दीव में इसने पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करी। और तमिलनाडु में नागपट्टनम एक बंदरगाह है, उसका इस्तेमाल दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए उस बंदरगाह का इस्तेमाल करते थे। कौन? पुर्तगाली। तो पुर्तगाली व्यापारी तमिलनाडु के नागपट्टनम बंदरगाह का उपयोग दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार करने के लिए करते थे। ये प्रश्न भी पूछा गया है, इसलिए इसका ध्यान रखना है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए पुर्तगाली किस बंदरगाह का उपयोग करते थे? तो वो नागपट्टनम है, जो कि तमिलनाडु में है। पुर्तगालियों को अगर व्यापारिक कारखाने स्थापित करने की अनुमतियां कहाँ से मिली है, तो इसमें सबसे पहले तो अकबर ने उसको अनुमति दी थी हुगली में कारखाना स्थापित करने के लिए। इसके बाद शाहजहाँ से भी उन्हें अनुमति मिली थी बंदेल में कारखाना स्थापित करने के लिए। तो ये मुगल शासकों द्वारा उनको मिली हुई अनुमतियाँ हैं। पुर्तगालियों के अगर भारत में आने के जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य, तो उसमें सबसे पहले तो जो अरब और वेनिस व्यापारी थे उनको हिंद महासागर से हटाना है। और दूसरा इनका मुख्य उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार करना। इनके बारे में कहा जाता है कि जब पुर्तगाली भारत में आए तो इनके एक हाथ में तलवार और एक हाथ में क्रॉस था, सलीब ईसा मसीह की। और जब भारत में इनको इतना सोना दिखाई दिया कि इन्होंने तलवार को साइड में रख दिया और सोना बटोरने लगे। और जब उनका एक हाथ से नहीं समेट पाए तो उन्होंने सलीब को भी साइड में रख दिया और दोनों हाथों से भारत से सोना समेटने लगे। तो इसके अलावा पुर्तगाली कंपनियों का एक व्यापारिक उद्देश्य था कि भारत से काली मिर्च और जो महंगे मसाले होते हैं इनके व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना और इनको यूरोप ले जाकर महंगे भाव पर बेचना। इसके अलावा पुर्तगालियों ने जो हिंद महासागर है इसमें व्यापार को कंट्रोल करने के लिए एक कार्टेज सिस्टम लेके आए। कार्टेज, जिसको अरमेडा और काफिला भी बोला जाता है, ये एक तरह से परमिट होता है कि अगर आपको हिंद महासागर में आना है, और ख़ासकर भारत और अरबी जहाज़ों के लिए, अगर आपको भारत में आना है, भारत से व्यापार करना है या हिंद महासागर में आना है, तो आपको पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ेगा। और अकबर को भी ये परमिट लेना पड़ा था, जो कि भारत में उस समय मुगल शासक था। तो
जो ये कार्टेज है ये पुर्तगालियों द्वारा जारी होने वाला हिंद महासागर में जहाज़ों के आने के लिए एक तरह से परमिट था। और अकबर और पुर्तगालियों की अगर मुलाकात की बात करें तो जब गुजरात अभियान पर गया था अकबर, उस समय खंबात की खाड़ी में इनसे पहली मुलाकात हुई थी। और जो पुर्तगाली गवर्नर था अल्फांसो डिसूजा, जो 1542 से 45 तक भारत में गवर्नर रहा है, वायसराय रहा है, इसके साथ सेंट फ्रांसिस्को जेवियर ये भारत में आया था। ये जेसुइट पादरी है, भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया था। लेकिन जो पुर्तगाली व्यापारी थे वो धार्मिक रूप से बहुत असहिष्णु थे और डकैती लूटमार ये इनके व्यापार का हिस्सा हुआ करता था। इसलिए भारत के लोगों ने इनसे ज़्यादा मित्रता नहीं की, इनको ज़्यादा पसंद नहीं किया, या ये कह सकते हो कि ये भारत में ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुए जितना कि अंग्रेज और ये फ्रांसीसी लोग हुए। क्यों? क्योंकि ये लूटमार करना, डकैत करना ये इनके व्यापार का ही एक पार्ट था। ये व्यापार का एक हिस्सा समझते थे कि जो चीज़ इनको पसंद आ गई वो लूट लो, डकैती करके लूटमार करके उसको छीन लो। और ईसाई धर्म का प्रचार इनका मुख्य उद्देश्य था, तो ये बाकी धर्म के लोगों को पसंद नहीं करते थे, उनसे घृणा करते थे। पुर्तगालियों का भारत में अगर प्रभाव की बात करें कि पुर्तगालियों का भारत में आने से क्या प्रभाव पड़ा, तो जो तंबाकू का उत्पादन है वो पुर्तगालियों ने प्रारंभ किया भारत में। इसके अलावा काजू अनानास की खेती करना उन्होंने प्रारंभ किया। और प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली भारत लेकर के आए। सबसे पहले गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने करी और यहीं से भारत में पहली जो पुस्तक प्रकाशित हुई वो जड़ी बूटियों पर आधारित एक पुस्तक थी जो गोवा से प्रकाशित हुई है। इसके अतिरिक्त पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक शैली प्रारंभ करी है। जो चर्च बनती है तीखी मीनारों वाली गोथिक स्थापत्य शैली, वो पुर्तगालियों ने शुरू करी है। और ईसाई मिशनरी तो आए ही है भारत में उनके साथ ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। इसके बाद 1580 ईस्वी में स्पेन के शासक फिलिप ने पुर्तगाल को जीत लिया है, विलय कर लिया था स्पेन में। तो उसके बाद पुर्तगाल स्वतंत्र नहीं रहा था, यानी कि वो उस समय स्पेन बन गया था। और लगभग 1640 ईस्वी तक स्पेन और पुर्तगाल संयुक्त रहे। जब 1588 ईस्वी में इंग्लैंड ने स्पेन के जहाजी जो बेड़ा होता है जिसको अरमेडा बोला जाता है उसको पराजित कर दिया। उस समय स्पेन और पुर्तगाल साथ में थे और इनको अजय माना जाता था कि समंदर में इनको हराया नहीं जा सकता था। लेकिन 1588 ईस्वी में अंग्रेजों ने इनको हरा दिया और ये जो प्रचलित धारणा थी यूरोप में कि इनको हराया नहीं जाता था, ये इस मिथक को तोड़ दिया। 1630 ईस्वी में एक संधि होती है, मैड्रिड की संधि, और इसमें यह तय होता है कि अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में जो व्यापारिक शत्रुता है उसको बंद कर दिया जाए। अब हम व्यापार के लिए आपस में नहीं लड़ेंगे। और फिर बाद में जब चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी से होती है, कैथरीन ब्रगेंजा से, उसके बाद पुर्तगालियों ने 1661 में जो मुंबई होता है जिसको उस समय बम्बई बोला जाता था, वो इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मिल जाता है। और 1739 ईस्वी में सालसेट और बसीन यहाँ पर मराठा लोग पुर्तगालियों को हरा देते हैं। और आखिरी रूप से 1961 में जब स्वतंत्र भारत की सरकार होती है तो भारतीय सेना, भारत सरकार की भारतीय सेना ऑपरेशन विजय लॉन्च करती है और गोवा दमन दीव पुर्तगालियों से आज़ाद करवाती है। तो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आते हैं और 1961 तक भारत में रहते हैं। पुर्तगालियों के बाद भारत में आते हैं डच, जो कि हॉलैंड के निवासी हैं। और भारत आने वाला पहला डच नागरिक जिसका नाम कार्नेलिस डी ह्यूटमैन था, जिसको फेडरिक डी ह्यूटमैन भी बोला जाता है। तो भारत में डचों ने मछलीपट्टनम या मुसलीपट्टनम में पहली अपनी व्यापारिक फैक्ट्री डाली। पहला डच कारखाना 1606 में स्थापित हुआ है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, दोनों एक ही नाम है। और जो डेनिश कंपनी है, डच कंपनी है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हो जाती है। वेरिंग दे ओस्ट इंडिसेस कंपनी इसका नाम है। और जो हॉलैंड की संसद है उसको 21 साल के लिए भारत और पूरा जो पूर्वी क्षेत्र है, जितने भी पूर्वी देश है, इनके साथ व्यापार करने का एकाधिकार दे देते हैं। और इस एकाधिकार में युद्ध करना, संधि करना, किले बनाना और राज्यों को जीतना, भारतीय प्रदेशों को जीतना, ये सारे अधिकार इनको मिल जाते हैं। और जब डच कंपनी भारत में आई है तो शीघ्र ही उन्होंने भारत में जितना भी मसाले का व्यापार था उस सारे मसाले के व्यापार पर अधिकार कर लिया था। और 17वीं शताब्दी में भारत में जितना भी मसाले का व्यापार होता था वो पूरा डच व्यापारियों के अंडर में था। और जो डच कंपनी थी ये सहकारिता पे आधारित थी, मतलब कोऑपरेटिव थी। लोगों ने मिल करके उसमें पूंजी लगाई थी और सभी मिलकर उस कंपनी को चलाते थे। इसमें अगर आप पुर्तगाली कंपनी को देखो तो वो सरकार के अंडर में थी, फ्रेंच कंपनी भी सरकार के अंडर में थी, लेकिन ये सहकारी कंपनी थी, मतलब लोगों ने मिलकर इसमें पैसा लगाया और लोग इस कंपनी को चला रहे थे। और
भारत में अगर सहकारी कंपनी की बात करें या संयुक्त पूंजी वाली कंपनी की बात करें तो ये डचों ने ही प्रारंभ करी थी। और जो डच व्यापारी थे इन्होंने पुर्तगालियों से 1613 ईस्वी में इंडोनेशिया का जो जकार्ता है उसको जीत लिया, और वहीं पे पास में उन्होंने बेटविया नामक एक नगर स्थापित किया, और वो बेटविया नगर ही डच कंपनी का हेडक्वार्टर बना बाद में। इसके बाद उन्होंने मलक्का और श्रीलंका भी जीत लिया। तो देखा जाए तो जो डच व्यापारी थे वो पुर्तगालियों पर भारी पड़े। और भारत में अगर डच कंपनी का मुख्यालय की बात करें तो वो नागपट्टनम में। बंगाल में जो पहली डच फैक्ट्री बनती है वो 1627 में स्थापित होती है, पिपली जगह का नाम है। इसके अलावा 1663 ईस्वी में पुर्तगालियों से कोचिन जीत लिया, पुर्तगालियों को पराजित करके कोचिन जीतकर कोचिन में फोर्ट का निर्माण करवाया, फोर्ट विलियम का। अगर ये पूछ ले कि कोचिन में फोर्ट विलियम का निर्माण किसने कराया तो डचों ने करवाया, वो पुर्तगालियों ने नहीं करवाया। डच व्यापारी भारत से नील, शोरा, सूती वस्त्र, रेशम, शीशा, अफीम इसका व्यापार करते थे और इसको खरीदकर यूरोपीय देशों में बेचते थे। तो भारत में अगर कपड़ा व्यापार की अगर बात करेगी, कपड़े को व्यापारिक वस्तु किसने बनाया तो ये डच व्यापारियों ने बनाया। इससे पहले भारत कपड़े का व्यापार नहीं करता था। और 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच में जितना भी व्यापार होता था वो पूरा डचों के नियंत्रण में था, डच कंपनी के नियंत्रण में। लेकिन डचों ने पुर्तगालियों को तो भारतीय क्षेत्र में या भारतीय समुद्र में पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था, लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजी सेना या उनकी जल सेना के सामने डच व्यापारी टिक नहीं पाए, या जो डच सैनिक थे वो टिक नहीं पाए, उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पाए। तो फाइनली डच फिर इंडोनेशिया की तरफ केंद्रित हो गए। उन्होंने भारत से अपना ध्यान हटा दिया, भारत से अपना व्यापार हटा लिया और इंडोनेशिया की तरफ या दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार करने लगे। और 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच में एक अंतिम युद्ध होता है हुगली के पास में, जिसको वेदरा का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में डच पूरी तरह से बाहर जाते हैं और भारत में इनका कह सकते हो कि व्यापार पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। फिर वो भारत में वापस कभी नहीं आते। और जब ये युद्ध होता है उस समय जो अंग्रेजी सेना होती है उसका नेतृत्व कर्नल फोर्ड करते हैं, और इस समय भारत में अंग्रेजी सेना का जो गवर्नर था वो गवर्नर क्लाइव था। भारत में डच व्यापारियों की अगर पराजय का या ज़्यादा समय तक न टिक पाने का अगर कोई कारण है तो एक तो वो समुद्र में इतने ताकतवर नहीं थे जितने अंग्रेज और ये थे। हालांकि उन्होंने पुर्तगालियों को हराया है, लेकिन फिर भी वो अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाए। इसके अलावा जो डच कंपनी थी वो सरकार के कंट्रोल में थी, भले वो सहकारी थी लेकिन सरकार पर उसका नियम कानून बहुत ज़्यादा लागू होते थे। जो कंपनी के जो अधिकारी थे वो भ्रष्ट थे, सभी अयोग्य थे। मतलब उनको अपने पैसों से मतलब था, उन्हें कंपनी के व्यापार में इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना वो व्यक्तिगत रूप से थे। तो वो खुद के फायदे के लिए कुछ भी सौदे कर लेते थे। तो ये थे भारत में पुर्तगाली और डच कंपनी के आगमन का विवरण। और अगली क्लास में हम देखेंगे अंग्रेज कंपनी के बारे में और फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।